अच्छा बेटा, कल रिएक्शन हम पढ़ रहे थे ऑक्सीडेशन ऑफ इथिन के। अच्छा, उसमें एक हमने रिएक्शन ये भी पढ़ा था कि जब इथिन को हम रिएक्शन करवाते हैं, इथिन की ऑक्सीडेशन करते हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो अल्कीन इपॉक्साइड बन जाता है। जो को इथिन को जब हम ऑक्सीडाइज करेंगे, जो को इथिन को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो इथाइलिन ऑक्साइड या इथाइलिन इपॉक्साइड, और प्रोपीन को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो प्रोपाइलिन इपॉक्साइड या प्रोपीन ऑक्साइड बन जाता है। ठीक है। अब उसके अंदर उसके बाद जो है हमने पढ़ा था हाइड्रोऑक्सीलेशन। हाइड्रोऑक्सीलेशन का मतलब यही होता है कि इथीन या अल्कीन जो है जिनमें डबल बॉन्ड मौजूद है, वहां पे दो OH ग्रुप लगेंगे। एक OH ग्रुप एक कार्बन पे लगेगा, दूसरा OH ग्रुप दूसरे कार्बन पे लगेगा। और उसके लिए जो हम रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है 1% पोटाशियम अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट, जिसको बेयर्स रिएजेंट भी कहा जाता है, जिसका पिंक कलर होता है जो डीकलराइज हो जाता है। ठीक है, अल्कीन के अंदर, और हाइड्रोऑक्सीलेशन हो जाती है। अच्छा, इसमें एक चीज हमने और भी पढ़ी थी कि इथीन को जब हम पोटाशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं एसिडिक मीडियम के अंदर, तो क्लीवेज हो जाती है बॉन्ड्स की। इसमें एक रिएक्शन और भी है जो पंजाब की बुक में भी गिवन है, मगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड के टॉपिक में है बेटा, जहां पे कार्बोक्सिलिक, क्योंकि फॉर्मेशन तो कार्बोक्सिलिक एसिड की हो रही है। ठीक है, तो उसमें था ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड। ये एक्चुअली आपको मैं बता देता हूँ, पेज नंबर बता देता हूँ, उस पर पढ़ा है ये कि वहां पे भी हम पोटाशियम परमैंगनेट यूज करते हैं। आपको पेज बता देता हूँ, वहां से आपको मिल जाएगा। ये रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड में है, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। पेज बेटा इनका पंजाब की बुक का पेज है 235। 235 पेज पर है ये, पंजाब के टेक्स्ट बुक में 235 और 253 पेज पर ये है। और इसका हेडिंग था ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन। बेटा ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब है बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। तो ये कह रहा है अल्कीन व्हेन हीटेड विथ अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट, जब अल्कीन को हम हीट देते हैं पोटाशियम परमैंगनेट के साथ अल्कलाइन पोटाशियम हीट देते हैं, वो रिएक्शन कोल्ड में था। जो हाइड्रोऑक्सीलेशन रिएक्शन था वो कोल्ड में था, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और कोल्ड में लिखा था। अगर उसको आप हीट देंगे तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब देखो अगर आप इथिन लेते हो, ठीक है, इथिन की ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करते हो आप, पोटाशियम परमैंगनेट और हीट देंगे, मगर हीट देंगे तो ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगी और फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। देखो बेटा, इसमें कार्बन एक है तो ये भी फार्मिक एसिड बनेगा, ये भी फार्मिक एसिड, तो दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे फार्मिक एसिड के। HCOOH बन जाएगा फार्मिक एसिड, दो मॉलिक्यूल। और ये फर्दर ऑक्सीडाइज आगे किसमें तब्दील होगा, कार्बन डाइऑक्साइड में, और वाटर बन जाएगा। जो फर्दर डिकम्पोज किसमें होगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में। फार्मिक एसिड जो होता है फर्दर डिकम्पोज हो जाता है ऑक्सीडाइज होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, क्योंकि फार्मिक एसिड के दो मॉलिक्यूल इसलिए। हाँ, अगर आप इस कंपाउंड को लेते हैं CH3 CH2, इसकी ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करते हैं, अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट, और हीट देंगे इसको, तो इसमें दो कार्बन है, इससे बनेगा एसिडिक एसिड। इससे बन जाता है एसिडिक एसिड,
और इससे बनेगा फार्मिक एसिड, इसमें एक कार्बन, इससे बनेगा फार्मिक एसिड, और ये फर्दर किस में तब्दील हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। अगर इसकी आप ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करते हो, पोटाशियम पर मैग्नेट, और हम हीट देते हैं इसको, तो दो एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल मिलेंगे। बेटा ये इसमें दो कार्बन है, इसमें भी दो कार्बन है, तो आपको दो एसिडिक एसिड के मॉलिक्यूल मिलेंगे। अच्छा, जब पोटाशियम अल्कलाइन पोटाशियम परमाणु को हीट देंगे तब ऑक्सीडेटिव क्लीवेज हो जाएगी। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का मतलब है ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड क्या होगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, और अगर पोटाशियम परमैग्नेट के साथ रिएक्शन करवाएंगे अगर कोल्ड के अंदर, तो हाइड्रोक्सिलेशन होगी, OH ग्रुप लगेंगे, एक OH ग्रुप यहाँ पे लगेगा, एक OH ग्रुप यहाँ पे लगेगा, तो कंडीशन के हिसाब से बेटा ये रिएक्शन प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। तो अब वापस जाते हैं सी पे, प्रोडक्ट वो जो है रिएक्शन पे। अब उसके बाद है कंबशन ऑफ द इथीन। बेटा उसके बाद जो टॉपिक है वो है कंबशन ऑफ द इथीन। इथिन की कंबशन, जब हम इथिन को जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, कंबशन का मतलब ये जलेगा ऑक्सीजन के साथ, एयर के साथ, तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, स्टीम एंड लॉट ऑफ हीट, और जो मिक्सचर बनता है वो हाईली एक्सप्लोसिव होता है। देखो इथिन है ये, इथिन की जब हम कंबशन करते हैं, इथिन को जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो एक मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। अच्छा, दूसरा मिलेगा स्टीम, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा स्टीम, और प्लस में हीट भी रिलीज होगी, उस हीट को हम कहते हैं हीट ऑफ कंबशन। इसको हम बैलेंस करेंगे, तो कार्बन के दो एटम है यहाँ पे, इधर दो लगा दें, हाइड्रोजन के चार एटम है यहाँ पे भी दो लगा दें, तो ऑक्सीजन 6 हो जाते हैं, यहाँ पे 3 लगा देंगे। तो देखो बेटा इथिन की कंबशन हुई है, और कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है, प्लस स्टीम, और प्लस में हीट भी रिलीज हुई है, तो रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होता है ये। अब आते हैं ओजोनलाइसिस ऑफ अल्कीन। अल्कीन की, अल्कीन का रिएक्शन ओजोन के साथ, अल्कीन की ओजोनलाइसिस। ठीक है, तो अब ओजोन ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉप फॉर्म है बेटा, जो ओजोन है O3 और ऑक्सीजन है O2, तो ऑक्सीजन और ओजोन समझे दोनों एलिमेंट हैं, क्योंकि इनके अंदर एटम एक जैसे ही है। ऑक्सीजन का फार्मूला O2, ऑक्सीजन भी एलिमेंट है किस्म का, एटम आइडेंटिकल है, ओजोन में भी वही है। तो ऑक्सीजन जो है, ओजोन जो ऑक्सीजन का एलोट्रॉप फॉर्म है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ओजोन जब अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनेगा कार्बोनल कंपाउंड्स। बेटा देखो ओजोन की, सॉरी अल्कीन की जब हम ओजोनलाइसिस करते हैं तो बनेगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ अल्डेड और कीटोन, कार्बोनल कंपाउंड्स, कार्बोनल कंपाउंड मिलेंगे, अल्डेड मिलेगा, कीटोन मिलेगा, वो डिपेंड करता है अल्कीन पे कि अल्कीन के ऊपर ब्रांचेस हैं या नहीं है। ठीक है, उसी पे डिपेंड करता है। तो जब अल्कीन की हम ओजोनलाइसिस करते हैं, देखो इथीन है, सपोज करते हैं ये इथीन हमने लिया है, इथीन को रिएक्शन करवाते हैं ओजोन के साथ, O3 के साथ। ठीक है, तो इथीन या ओजोन जो है वो अल्कीन के साथ रिगोरसली रिएक्ट करती है, फास्टली रिएक्ट करेगी, इसका रिएक्शन फास्ट होगा। ठीक है, और बन जाएगा मोलोजोनाइड। ठीक है बेटा, मोलोजोनाइड ये होता है CH2 इस तरह हो जाता है।
इसको कहते हैं मोलुजोनाइड। और ये अनस्टेबल है, जो मोलुजोनाइड है ये अनस्टेबल है। अच्छा, अब क्या होगा, इससे बन जाएगा, इसकी रीअरेंजमेंट होगी और बन जाएगा ओजोनाइड। बेटा देखो मोलुजोनाइड बना है इस तरह, ठीक है, ओजोन का मॉलिक्यूल O3 का मॉलिक्यूल लग गया इसके साथ, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया। अच्छा, अब इसकी क्या होती है, रीअरेंजमेंट होती है, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट से क्या बन जाएगा, बन जाएगा ओजोनाइड। तो बेटा ओजोनाइड का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा। बेटा ये ओजोनाइड हो गया, ये ओजोनाइड का स्ट्रक्चर है। देखो ये मोलुजोनाइड था जो अनस्टेबल है, और रीअरेंजमेंट हो जाती है इसके अंदर। रीअरेंजिंग अरेंजमेंट के बाद क्या बन गया, ये ओजोनाइड। ये भी अनस्टेबल है, ओजोनाइड भी। अच्छा, ये ओजोनाइड फर्दर रिएक्ट करता है किसके साथ, बेटा ये ओजोनाइड है जो फर्दर रिएक्ट करेगा किसके साथ, जिंक और वाटर के साथ। इसको हम बॉयल करते हैं, ठीक है, वाटर है और उस पर जिंक भी लेते हैं इसके, इसको बॉयल करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड की। इसका रिएक्शन कराते हैं जिंक और वाटर के साथ। जिंक और वाटर के साथ इसको बॉयल करते हैं तो ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। रिड्यूस किसके अंदर होगा, इसमें देखो दो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बन जाएंगे बेटा, दो अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको। देखो इस तरह बॉन्ड टूटेगा इनका, दो फार्माल्डिहाइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको, फार्माल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, और दूसरा बनेगा H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। देखो फार्माल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल मिल गए, फार्माल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल मिले हैं। अच्छा, दूसरा क्या मिला है हमें, H2O2, और H2O2 जो है मिल जाता है जिंक के साथ, तो बनाता है जिंक ऑक्साइड और वाटर। तो बेटा ये इनका रिएक्शन था। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमें किस तरह पता चलेगा कि कौन सा मतलब आगे हमें कार्बोनल कंपाउंड मिलेगा। अल्कीन को दिखने के बाद ही हमें पता चल जाए कि कौन सा आगे हमें जो कार्बोनल कंपाउंड कौन सा मिलने वाला है, कि अल्डेहाइड मिलने वाला है, कीटोन मिलने वाला है, तो हम अल्कीन को देखकर ही बता सकते हैं। तो देखो इसमें बेटा यहाँ पे एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, तो समझ जाए दो फार्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको। देखो यहाँ पे एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन है, तो समझ जाएं जब इसकी आप ओजोनलाइसिस करेंगे तो आपको फार्माल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल मिलेंगे, फार्माल्डिहाइड के आपको मिलेंगे दो मॉलिक्यूल से, ठीक है। अच्छा, ओजोनलाइसिस जो है, जो ओजोनलाइसिस है इज यूज्ड टू लोकेट पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। बेटा डबल बॉन्ड की पोजीशन को लोकेट करने के लिए भी यूज किया जाता है, कि अल्कीन में कहां पे डबल बॉन्ड मौजूद है, मतलब अल्कीन में किस जगह पे डबल बॉन्ड मौजूद है, उनको लोकेट करने के लिए भी यूज करते हैं। मतलब अगर सपोज करते हैं एक अल्कीन है जिसके अंदर दो तीन डबल बॉन्ड्स हैं, तो उन डबल बॉन्ड्स को लोकेट करने के लिए, उन डबल बॉन्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम यूज करते हैं ओजोनलाइसिस। तो ओजोनलाइसिस से हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन का भी पता चल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इस रिएक्शन को हम आगे लेकर जाते हैं। अब हम ये लेते हैं, इधर देखो, अल्कीन इसको हमने लिया है, इसकी हम ओजोनलाइसिस करते हैं, O3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो आपको मैं फाइनल प्रोडक्ट बता रहा हूँ, जाहिर है ओजोनाइड बनेगा, इसका मैकेनिज्म पे हम नहीं जाते। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा ओजोन से, अब देखो ओजोन के साथ इसको हम रिएक्शन करवाएंगे, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, ओजोन के रिएक्शन के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, डायरेक्ट इसका रिएक्शन करवाते हैं। अच्छा, तो अब देखो इसको इस तरह देखना कि इनके दरमियान डबल बॉन्ड है ये,
ठीक है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, इधर भी इस कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड लगेगा, इसके साथ भी डबल बॉन्ड लगेगा, तो दोनों अल्डिहाइड बन जाएंगे, दोनों अल्डिहाइड बनेंगे। देखो बेटा ये डबल बॉन्ड को हमने ब्रेक करना है, जाहिर ओजोन लाइसिस के बाद डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और कार्बोनल कंपाउंड बनते हैं। कार्बोनल कंपाउंड भी दो मिलेंगे आपको, कार्बोनल कंपाउंड भी आपको दो मिलेंगे, वो सेम टाइप के भी हो सकते हैं, डिफरेंट के भी हो सकते हैं। मगर ये बता दूं, अगर कोई भी अल्कीन आपको दिया गया तो डायरेक्ट इसका डबल बॉन्ड को तोड़कर इसके साथ भी ऑक्सीजन लगा दें, इसके साथ भी ऑक्सीजन लगा दें, तो क्या बन जाएगा, एक बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ, इधर एच, ये बन गया अल्डिहाइड। और दूसरा क्या बनेगा इससे, ये भी अल्डिहाइड मिलेगा मगर ये फॉर्मल्डिहाइड है। फाइनल प्रोडक्ट बता रहा हूं आपको, जाहिर है उसके बाद इसका मैकेनिज्म ये होगा कि पहले मोलोजोनाइड बनेगा, ओजोनाइड बनेगा, फिर जिंक के साथ रिएक्ट करेगा, फाइनली अल्डिहाइड बनेगा। मगर इस रिएक्शन को देखने के बाद ही आपको पता लग जाएगा कि कौन सा अल्डिहाइड बनने वाला है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, ये अल्डिहाइड लेते हैं हम और अपना अल्कीन लेते हैं। इसको रिएक्शन करवाते हैं O3 के साथ, जिंक भी लेंगे, वाटर भी लेंगे। ठीक है, तो O3 के साथ रिएक्शन कराएंगे, फिर उसकी हाइड्रोलाइसिस करने के बाद क्या मिलेगा, फाइनली फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ओजोन के साथ रिएक्शन करने के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा। ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ना है डायरेक्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगेगा इस कार्बन के साथ, इसके साथ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगेगा। बेटा ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इसके साथ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके कार्बन के साथ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। समझ जाओ कि यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लग गया, आर, ये बन गया अल्डिहाइड, और इसके साथ भी लगेगा वही, इसका मतलब ये भी अल्डिहाइड बन जाएगा। दोनों अल्डिहाइड के मालिक मिलेंगे, दोनों क्या मिलेंगे आपको, अल्डिहाइड, दो अल्डिहाइड के मालिक मिलेंगे इसे। अच्छा, अगर सपोज करते हैं ये अल्कीन हम लेते हैं, अच्छा इससे क्या मिलेगा हमें, ओजोन के साथ रिएक्शन करवाया, सपोज करते हैं ओजोनाइड बन गया, ओजोनाइड को रिएक्शन करवा दो किसके साथ, वाटर और जिंक के साथ, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा, फाइनल ये प्रोडक्ट मिलेगा कि यहां से बांड को तोड़ना है हमने, यहां से बांड को ब्रेक करना है, एक मिलेगा कीटोन, एक मिलेगा बेटा कीटोन, क्योंकि दो आर लगे हुए इसके साथ, इस कार्बन के साथ दो आर लगे हुए, तो इसकी जब ओजोन लाइसिस करेंगे तो इससे मिलेगा कीटोन, इससे मिलेगा अल्डिहाइड, तो एक मिल गया कीटोन और दूसरा बन जाएगा अल्डिहाइड, दूसरा क्या मिलेगा, अल्डिहाइड मिलेगा, क्योंकि इसके साथ एक आर लगी हुई है। अच्छा, अब हम ये अल्कीन ले रहे हैं जिसपे ज्यादा ब्रांचेस हैं, ज्यादा क्या है बेटा, ब्रांचेस हैं। देखो इसकी O3 के साथ रिएक्शन कराने, ओजोन के साथ, ओजोनाइड बनेगा। अच्छा, उसी ओजोनाइड को रिएक्शन कराएंगे किसके साथ, वाटर और जिंक के साथ, इसको बॉयल कर, सॉरी जिंक ऑक्साइड नहीं, जिंक होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको बॉयल करेंगे, तो क्या मिलेगा, इसकी रिडक्शन के बाद क्या मिलेगा हमें प्रोडक्ट, इधर देखो, बांड को ब्रेक करना है, ये बांड ब्रेक हो जाएगा, इसके साथ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगेगा, इसके साथ भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगेगा, दो कीटोन के मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको, कीटोन के दो मॉलिक्यूल मिल जाएंगे, आर सी आर, इसके दो मॉलिक्यूल मिलेंगे कीटोन के, तो कीटोन मिलेगा आपको, दो मॉलिक्यूल कीटोन के मिलेंगे। तो बेटा ये है ओजोन लाइसिस। तो अल्कीन को, अल्कीन अगर आपको दिया गया है और उसके बाद आपको पूछा जाता है कि इससे आगे इसकी ओजोन लाइसिस के बाद क्या बनेगा, तो अल्कीन को दिखने के बाद ही आपको पता चल जाएगा। इसमें देखो एक आर लगा हुआ है तो इससे अल्डिहाइड मिलेगा, इससे तो फॉर्मल्डिहाइड मिल जाएगा, इसमें एक आर लगा हुआ है, इधर भी एक है, इसका मतलब है दोनों अल्डिहाइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको। इसके साथ दो आर लगे हुए कार्बन के साथ, इसका मतलब इससे कीटोन मिलेगा, इससे आपको अल्डिहाइड मिलेगा।
इसके साथ 2 R लगे, इसके साथ भी 2 R लगे, इसका मतलब है यहां से भी कीटोन मिलेगा, इधर से भी कीटोन, 2 कीटोन के मॉलिक्यूल मिलेंगे आपको इसकी ओजोन लाइसिस से। तो ये था ओजोन लाइसिस, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो बेटा है इसकी पोलीमराइजेशन, कि अल्कीन की जब हम पोलीमराइजेशन करते हैं, अल्कीन को पोलीमराइज कर देते हैं, जो अल्कीन के मॉलिक्यूल्स हैं, इथीन के मॉलिक्यूल्स को जब हम पोलीमराइज कर देते हैं तो बन जाता है पॉलीइथीन। और पॉलीइथीन एक प्लास्टिक है जिससे शॉपिंग बैग्स वगैरह बनती हैं। उसके लिए कंडीशंस क्या हैं पॉलीइथीन के लिए, क्योंकि इसके अंदर एडिशन पोलीमराइजेशन होती है, डबल बॉन्ड जो होता है वो ब्रेक हो जाते हैं, तो पाई बॉन्ड्स है वो टूट जाते हैं, उसकी जगह पे सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। और उसके लिए कंडीशन जो है 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0.1% जो ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन है 0.1। सिंध की बुक में इसका जो परसेंटेज लिखा हुआ है 0.01 है, मगर पंजाब की बुक में भी मैंने देखा है और फेडरल की बुक में देखो परसेंटेज जो लिखा हुआ है 0.1 है। अगर अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक बनाना चाहते हैं, अच्छी क्वालिटी का पॉलीथीन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए कैटलिस्ट जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे हम एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल, एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल या टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड जो है वो कैटलिस्ट यूज करेंगे, तो अच्छी क्वालिटी की पॉलीथीन की बैग्स मिलेगी हमें, ठीक है, पॉलीथीन प्लास्टिक मिलेगा हमें। तो अब है पॉलीमराइजेशन, बेटा पॉलीमराइजेशन ऑफ इथीन। तो ये एडिशन पॉलीमराइजेशन है। इसके अंदर एडिशन पॉलीमराइजेशन होती है, मॉलिक्यूल सिंपली ऐड होते जाते हैं, मॉलिक्यूल जो है वो सिंपली ऐड होंगे, बॉन्ड ब्रेक के मतलब बॉन्ड टूटेगा और मॉलिक्यूल सिंपली ऐड होंगे। इस टाइप की पॉलीमराइजेशन को हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो अब देखो इथीन है, इसके एन मॉलिक्यूल्स, जाहिर है एन का मतलब यही है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं जो पॉलीमराइज होते हैं, तो हजारों की तादाद में मॉलिक्यूल्स होंगे इथीन के, ठीक है, जो आपस में क्या होंगे पॉलीमराइज होंगे और बनाएंगे पॉलीइथीन, जिसमें लंबी चेन बनेगी किसकी, इथीन के मॉलिक्यूल्स की, मतलब CH2 की लॉन्गेस्ट चेन बन जाएगी। उसके लिए जो कंडीशन है वो है 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 0.1% क्या होता है ऑक्सीजन। सिंध के सिलेबस में 0.01 लिखा हुआ है, ट्रेसेस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो बनेगा क्या हमें पॉलीइथीन मिलेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, लॉन्गेस्ट चेन बेटा बनेगी, जिसके अंदर क्या हो जाएगा बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड ब्रेक होने के बाद एडिशन होती जाएगी, एक इथीन का मॉलिक्यूल फिर दूसरा इथीन का मॉलिक्यूल फिर तीसरा फिर चौथा, ये आपस में कंबाइन होते जाएंगे, डबल बॉन्ड टूटते जाएंगे, इनकी इनकी आपस में एडिशन होती जाएगी, डबल बॉन्ड के जरिए आपस में ऐड हो जाते हैं, और यहाँ पे एन लगा देंगे, तो उसको कहेंगे पॉली इथीन या पॉली इथाइलिन इसको पढ़ते हैं। अच्छा, और जो बेस्ट क्वालिटी का पॉलीथीन बनाना चाहते हैं तो कैटलिस्ट कौन सा यूज करेंगे, AlC253 एल्यूमिनियम ट्राई इथाइल, या जो है टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये क्या है कैटलिस्ट होते हैं, इन दोनों को कैटलिस्ट यूज किया जाता है अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक बनाने के लिए। अच्छा, अब उसके बाद जो है बेटा इसके यूजेस हैं। अच्छा, यूजेस में ये भी होता है कि इथीन जब सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो इससे बनती है हाईली पॉइजनस गैस, जिसको हम कहते हैं मस्टर्ड गैस। देखो इथीन जब सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो हाईली पॉइजनस गैस बनती है जो मस्टर्ड गैस कहलाती है, ठीक है। गार्लिक लाइक ऑर्डर होता है इसका, स्मेल होती है इसकी, एक्चुअली वो गैस नहीं है लिक्विड होता है, मगर जब उसका स्प्रे करते हैं तो ये ड्रॉपलेट्स में तब्दील हो जाता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं लिक्विड्स के, और जो स्किन को खराब कर लेते हैं, स्किन के ऊपर ब्लिस्टर बना लेते हैं,
ठीक है, तो ये स्किन को खराब कर देती है, पॉइजनस गैस से। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, फॉर्मेशन ऑफ मस्टर्ड गैस, ये इसके यूज में आता है। तो देखो इथीन, इसके दो मॉलिक्यूल्स हैं, इथीन के दो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं सल्फर मोनोक्लोराइड के साथ, H2Cl2 के साथ, सल्फर मोनोक्लोराइड। बेटा एक सल्फर के साथ एक क्लोरीन होगा। अगर हम बॉन्डिंग देखेंगे आप सल्फर मोनोक्लोराइड की, तो सल्फर के बॉन्ड सल्फर के साथ है। ठीक है, इस तरह इसकी बॉन्डिंग होती है, सल्फर फिर सल्फर क्लोरीन, और यहाँ पे भी क्लोरीन लग जाता है इस तरह। तो इसका मतलब एक सल्फर के साथ एक क्लोरीन आता है, इसलिए इसको कहते हैं सल्फर मोनोक्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड। ठीक है, और सल्फर मोनोक्लोराइड जब इथिन के साथ रिएक्ट करता है, तो देखो सल्फर एक्चुअली डाइवेलेंट है, सल्फर दो बांड बनाता है। इधर भी देखो सल्फर के दो बांड है, सल्फर डाइवेलेंट है, तो सल्फर जो है वो दो बांड बनाता है इथिन के साथ। इधर भी इथिन लग जाता है, यहाँ पे भी इथिन का मॉलिक्यूल लगेगा, डबल बांड टूट जाएगा। यहाँ पे भी इथिन का मॉलिक्यूल लग जाता है, डबल बांड ब्रेक हो जाता है। इसका जो डबल बांड होगा वो ब्रेक हो जाएगा, ये डबल बांड क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा इसका। एक इथिन का मॉलिक्यूल यहाँ पे लग गया, एक इथिन का मॉलिक्यूल नीचे लगा हुआ है। ठीक है, अब इस कार्बन की वैलेंसी सल्फर के साथ पूरी हो गई, इस कार्बन की वैलेंसी भी सल्फर के साथ पूरी हुई, इस कार्बन की जो वैलेंसी होगी वो क्लोरीन के साथ पूरी होगी, यहाँ पे भी क्लोरीन लग जाएगा, इधर भी क्लोरीन लगेगा, और एक सल्फर अलग से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके नाम जो है मुख्तलिफ बुक्स में मुख्तलिफ नाम लिखे हुए हैं, मतलब जो है, अच्छा सिंध के सिलेबस में लिखा हुआ है, इसको यहां से नंबरिंग कर रहा है, ये कह रहे हैं ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन ये बीटा, ये अल्फा डैश ये बीटा डैश, तो इसका नाम देता है अल्फा और बीटा कामा बीटा डैश डाइक्लोरो, डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड। ठीक है, अच्छा पंजाब की बुक में इसका नाम लिखा गया है, जो पंजाब की बुक में लिखा हुआ 2,2, क्योंकि ये नंबरिंग देता है 1, ये नंबरिंग इस तरह देता है, देखो नंबरिंग इस तरह करता है, ये 1 ये 2, ये 1 और ये 2, तो इसका नाम देता है 2,2 डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड। ठीक है, अच्छा दूसरी जगह इसका जो नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है बिस, बिस का मतलब होता है दो। देखो बेटा दूसरी बुक्स में एक इसका नाम इस तरह लिखा गया बिस 2 क्लोरो इथाइल सल्फाइड, तो लिखा हो गया बिस, बिस का मतलब है दो, क्योंकि दो इथाइल क्लोराइड है, ये दो इथाइल क्लोराइड जो सल्फाइड के साथ अटैच है, दो इथाइल क्लोराइड है बेटा, ये इथाइल क्लोराइड ये दूसरा इथाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ये दिया गया बिस 2 क्लोरो, 2 पर क्लोरीन है, 2 क्लोरो इथाइल सल्फाइड, तो बिस 2 क्लोरो इथाइल सल्फाइड, या मस्टर्ड गैस इसको हम कहते हैं। तो अब आते हैं यूज पे, तो बेटा यूज यहां से आपको मैं पढ़ा लेता हूं, क्योंकि थ्योरी है कि कहाँ पे इसको यूज करते हैं। राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स के लिए यूज करते हैं, प्लास्टिक बनाने में यूज करते हैं, एनेस्थेसिया के लिए भी इसको यूज किया जाता है इथिन को, तो इसके यूजेस हैं। इधर देखो इसके यूज हैं इथिन के। अच्छा, तो इथिन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पोलीइथीन, पोलीइथीन जो मतलब प्लास्टिक है, जो अभी हमने पढ़ा था ऊपर रिएक्शन है, प्लास्टिक है जिससे क्या बन जाते हैं, खिलौने भी बनते हैं, केबल्स भी बनती हैं, बैग्स भी बनती हैं, बॉक्सेस भी बनते हैं। इसी पॉलीथीन से क्या बन जाते हैं, टॉयज भी बना सकते हैं, केबल्स भी, बैग्स भी, बॉक्सेस भी बना सकते हैं, किसे, पॉलीथीन प्लास्टिक से।
पॉलीइथीन की प्लास्टिक से। अच्छा, आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हार्मोन्स हैं जो राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स में यूज होती हैं। एनेस्थेटिक भी है, जनरली बेहोशी के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, जनरली एनेस्थेटिक भी है। प्रिपरेशन ऑफ द मस्टर्ड गैस, इससे मस्टर्ड गैस भी बनती है जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वार में यूज किया गया था, और इसका जो नाम जो है वो क्या है, इसलिए दिया गया कि इसकी जो स्मेल थी वो मस्टर्ड लाइक थी या गार्लिक स्मेल थी। इट इज ए नॉट गैस, ये गैस नहीं है, हाईली बॉइलिंग पॉइंट का लिक्विड है। ये जो डिस्पर्स हो जाता है जब इसका स्प्रे करता है, ये डिस्पर्स हो जाता है और ड्रॉपलेट्स की सूरत में तब्दील हो जाता है। और ये पावरफुल वेसिकेंट भी है, काजेस ब्लस्टर। वेसिकेंट का मतलब ये कहता है ब्लस्टर बना लेते हैं, बट्टे बना लेते हैं स्किन के ऊपर। अच्छा, उसके बाद इथीन को रिएक्शन कराते हैं सल्फर मोनोक्साइड के साथ, तो ये कंपाउंड बन जाता है 2,2 डाई क्लोरो इथाइल सल्फाइड, जो अभी आपको मैंने बताया था कि पंजाब की बुक में इसका नाम यही दिया गया 2,2 डाई क्लोरो इथाइल सल्फाइड या मस्टर्ड गैस। अच्छा, उसके बाद है, इससे क्या बन जाता है बेटा, आगे क्या बना सकते हैं इससे, ग्लाइकोल बन जाते हैं। ग्लाइकोल अभी हमने पढ़ा था कि इथीन को जब हम रिएक्शन कराते हैं पोटाशियम परमैंगनेट के साथ तो बन जाता है इथाइलिन ग्लाइकोल। देखो, इथीन को जब हम पोटाशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे कोल्ड में तो यही होगा, हाइड्रोक्सिलेशन होगी, इथाइलिन ग्लाइकोल बनेगा, तो ग्लाइकोल बन जाता है। और ग्लाइकोल एंटीफ्रीज है, इथाइलिन ग्लाइकोल जो है एंटीफ्रीज होता है, एंटीफ्रीज, ये नोट कर दो। इथाइल हेलाइड भी बना सकते हैं, इथाइल अल्कोहल भी बन सकता है, इससे आगे है। अच्छा, तो ये तो इसकी बेटा यूजेस। अच्छा, अब अल्कीन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। अब स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन, अल्कीन की स्टेबिलिटी कौन से फैक्टर पे डिपेंड करती है बेटा, जो अल्कीन है उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड किस पे करती है। हमें कैसे पता चलेगा कौन सा अल्कीन ज्यादा स्टेबल है और कौन सा अल्कीन है जो कम स्टेबल है। तो अल्कीन जिसके ऊपर ज्यादा ब्रांचेस होंगी, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा वो मोर स्टेबल होगा। बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन, जो अल्कीन की स्टेबिलिटी है वो ये है कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन, तो जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होंगी, जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी, ठीक है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब देखो, ये सबसे, ये कार्बन है, इस पे आर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इस पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, इधर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, सबसे मोर स्टेबल ये होगा। इस अल्कीन की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। ये अल्कीन क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब मैं बता दूं, ये पोटाशियम परमैंगनेट से, ये पोटाशियम परमैंगनेट है ना, अल्कलाइन पोटाशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्ट भी नहीं करता, इसके पर्पल कलर को डीक्लाइज भी नहीं करेगा, ना ब्रोमीन को डीक्लाइज करता है ये। अगर इस तरह का कोई अल्कीन है तो ये KMnO4 को डीक्लाइज नहीं करेगा, पोटाशियम परमैंगनेट को डीक्लाइज नहीं करेगा, स्टेबल है। नंबर 1, ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, उसके बाद इस पे 2 आर लगे हुए हैं, एक आर, ये स्टेबल है। 3 आर वाला जिसके पे 3 अल्काइल ग्रुप लगे हुए, फिर क्या होगा, जिस पे 2 आर लगे हुए हैं एक कार्बन पे, वो स्टेबल है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया स्टेबल। उसके बाद जिसमें एक आर लगा हुआ है उसकी स्टेबिलिटी आएगी। तो बेटा ये स्टेबल हो गया सब्स्टिट्यूशन से। अच्छा, अब दूसरा होता है जो ट्रांस आइसोमेरिज्म है। ट्रांस जो अल्कीन होते हैं वो ज्यादा स्टेबल है सिस से। बेटा, जो ट्रांस हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। ट्रांस अल्कीन
are more stable than cis alkene। देखो ट्रांस अल्कीन ये होता है बेटा, ट्रांस में अल्काइल ग्रुप जो लगते हैं वो अपोज साइड पे लगते हैं, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि जो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसके अंदर जो अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं इसके अंदर स्टीरिक हिंड्रेंस कम होगी, इसके अंदर अल्काइल ग्रुप अपोज साइड पर है, और यहां पे अल्काइल ग्रुप जो है सेम साइड पर है, ये सिज है और ये ट्रांस है। तो जो ट्रांस अल्कीन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है सिज से। अच्छा एक और भी है इसके अंदर आता है स्टेबिलिटी के अंदर, कॉन्जुगेटेड जो अल्कीन्स होते हैं, कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स, बेटा कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स ज्यादा स्टेबल हैं आइसोलेटेड अल्कीन से। देखो एक अल्कीन है जिसके अंदर कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन का मतलब है अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड की पोजीशन अल्टरनेट है। तो कॉन्जुगेशन जिसमें है, इसका मतलब जो कॉन्जुगेटेड अल्कीन्स हैं वो ज्यादा स्टेबल है किससे, आइसोलेटेड अल्कीन से। मतलब जिसमें कॉन्जुगेशन है अल्कीन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा किससे, आइसोलेटेड अल्कीन से। देन आइसोलेटेड अल्कीन, आइसोलेटेड का मतलब उसमें कॉन्जुगेशन नहीं होगी फिर। हाँ अब देखो एक ये अल्कीन है जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है, और ये फिर सिंगल बॉन्ड आ गया। तो ये कंजुगेशन है बेटा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे हैं, डबल बॉन्ड जो है वो अल्टरनेट पोजीशन पे है। देखो डबल सिंगल, तो ये कंजुगेशन है बेटा, इसमें कंजुगेशन है क्योंकि डबल है फिर सिंगल है फिर डबल है फिर सिंगल है। अच्छा दूसरा ये अल्कीन है जिसके अंदर यहां तो डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है, फिर सिंगल है, फिर लास्ट में डबल बॉन्ड है, तो ये आइसोलेटेड अल्कीन है, इसकी स्टेबिलिटी कम होगी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी कॉन्जुगेशन की वजह से। तो ये कॉन्जुगेटेड अल्कीन है बेटा, कॉन्जुगेटेड का मतलब भी यही होता है कि डबल फिर सिंगल फिर डबल, ये कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। कॉन्जुगेटेड का मतलब है पाई बाड फिर सिग्मा बाड फिर पाई बाड, ये पाई बाड है फिर सिग्मा बाड है फिर पाई बाड है, ये बेटा पाई बाड, और फिर कौन सा है सिग्मा बाड है, फिर दोबारा क्या है पाई बाड है। अब देखो यहाँ पे पाई बाड, यहाँ पे सिग्मा बाड, यहाँ पे सिग्मा बाड, यहाँ पे पाई बाड, ये कॉन्जुगेशन नहीं है, अल्टरनेट हो, पाई हो फिर सिग्मा हो फिर पाई हो, तो उसको हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेटेड जो अल्कीन से होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं आइसोलेटेड अल्कीन से। तो इसका मतलब है अगर दोनों ये डबल बॉन्ड वाली कंपाउंड आपको दिए जाए और पूछा जाए आपसे ज्यादा स्टेबल इनमें कौन है, ये अल्कीन, इसमें भी दो डबल बॉन्ड्स हैं इसमें भी दो डबल बॉन्ड्स हैं, तो आप कहेंगे सर इसमें तो कोई फर्क नहीं है, हालांकि फर्क है बेटा क्योंकि कॉन्जुगेशन है इसके अंदर। तो कॉन्जुगेटेड जो अल्कीन्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल हैं, ठीक है, आइसोलेटेड अल्कीन से। तो ये कॉन्जुगेटेड है आइसोलेटेड। और ये आपको मिलेगा फेडरर की बुक में, देखो फेडरर की बुक में स्टार्टिंग में ये बात लिखी हुई है, देखो फेडरर की बुक में स्टार्टिंग अंदर ये बात लिखी हुई है, देखो इसके अंदर है जो हम अल्कीन पढ़ेंगे,
तो फेडरल की बुक आपके पास होगी, मैं आपको बता देता हूँ, पेज नंबर बता देता हूँ कि इसमें भी है, मगर ठीक है वो थोड़ी देर लग रही है। तो बेटा फेडरल की बुक में ये स्टार्टिंग में दिया गया इसका रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कीन में स्टेबिलिटी ऑफ द अल्कीन, और पेज नंबर ये न्यू बुक में 98 पेज पर है, नई किताब में 98 पेज पर है रिलेट विद द स्टेबिलिटी। तो इसमें तीन चीजें दी गई हैं, डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन, डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब स्टेबिलिटी, उसके लिए दिया गया बेटा डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, नंबर 1 पे। कि भाई जितनी डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा ब्रांचेस लगेंगी, वो ज्यादा स्टेबल होगा। वो अभी पढ़ चुके हैं हम डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नंबर 2 था स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री में अभी आपको मैंने पढ़ा था कि ट्रांस जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। बेटा देखो पहले तो था डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि जिसकी सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगी, जिसमें ज्यादा ब्रांचेस होंगी, वो ज्यादा स्टेबल होगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री में जो ट्रांस है, अल्कीन मोर स्टेबल है किससे? सिस से। और तीसरी कंडीशन अभी आपको मैंने बताई थी, वो है कंजुगेशन। कंजुगेटेड जो अल्कीन होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है आइसोलेटेड अल्कीन से। बेटा जो कंजुगेटेड अल्कीन है, ज्यादा स्टेबल होगा किससे? आइसोलेटेड अल्कीन से। तो कंजुगेटेड अल्कीन कौन है? 1,3 पेंटाडाइईन, इसमें कंजुगेशन है। एक 1 पर है और दूसरा डबल बॉन्ड कहां पे है? 3 पर है। बेटा 1 2 3 4 5, ठीक है, एक 1 पर एक 3 पर, वो ज्यादा स्टेबल होगा 1,4 पेंटाडाइईन से। एक डबल बॉन्ड 1 पर है और एक डबल बॉन्ड कहां पे है? 4 पर है। देखो 1 2 3 4 5, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। 1,3 पेंटाडाइईन ज्यादा स्टेबल है 1,4 पेंटाडाइईन से, क्योंकि इसके अंदर कंजुगेशन है, इसके अंदर कंजुगेशन नहीं है। कंजुगेशन से मुराद आपको मैंने बता दिया, अल्टरनेट पाई है, सिग्मा है, पाई बांड। देखो पाई बांड, फिर सिग्मा बांड, फिर पाई बांड, फिर सिग्मा बांड। इसमें देखो पाई बांड है, फिर सिग्मा है, फिर सिग्मा है, फिर पाई बांड है। ठीक है, अल्टरनेट नहीं है। पाई सिग्मा पाई हो तो अल्टरनेट है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसके बाद बाकी जितने भी प्रिपरेशन थे इसके अंदर, बेटा बाकी सारे रिएक्शंस हमने पढ़ लिए पूरे। अब एक अल्कीन का रिएक्शन रहता है जो इसके अंदर थोड़ा चेंज है, पर ऑक्सीडेशन। बेटा पर ऑक्सीडेशन वाला रिएक्शन थोड़ा इसमें चेंज है। ठीक है, जो हमने पढ़ा था पर ऑक्सीडेशन हमने इस तरह पढ़ा था पंजाब की बुक में, कि जब ईथीन को रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर ऑक्साइड 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो क्या बन जाता है? इथाइलिन पर ऑक्साइड बन जाता है। क्या बन जाता है? इथाइलिन, सॉरी, इथाइलिन इपॉक्साइड, इपॉक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अच्छा, इसकी बुक में ये लिखा हुआ है,
या प्रोपीन को जब हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्रोपीन इपॉक्साइड बन जाता है। इसके अंदर है कि पर एसिड्स को यूज किया जाता है। इसके अंदर है कि हम यूज क्या करेंगे। अब देखो प्रोपीन है, प्रोपीन है, अगर प्रोपीन से हम जो है इपॉक्साइड बनाएंगे, हम इपॉक्सी प्रोपेन बनाएंगे हम, ठीक है, तो हम यूज करेंगे पर एसिडिक एसिड या पर बेंजोइक एसिड। अच्छा तो बेटा पर बेंजोइक एसिड का फार्मूला कौन सा होगा, C6H5 C डबल बॉन्ड O फिर सिंगल बॉन्ड OH, इसको कहते हैं पर बेंजोइक एसिड। पर बेंजोइक एसिड यूज करेंगे हम। या पर एसिडिक एसिड यूज करेंगे, ये पर एसिडिक एसिड का फार्मूला है, यह है पर एसिडिक एसिड। ये दोनों यूज करेंगे किसके लिए, इपॉक्साइड बनाने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो इजाफी ऑक्सीजन एक बेटा, इसके अंदर जो इजाफी ऑक्सीजन है पर बेंजोइक एसिड के अंदर, पर एसिडिक एसिड के अंदर जो इजाफी ऑक्सीजन है वो यहाँ पे लग जाएगी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफॉर्म की मौजूदगी में ये रिएक्शन होगा और ये बन जाएगा कंपाउंड CH3CH2 और ये बन जाएगा इपॉक्साइड बनेगा, प्रोपीन इपॉक्साइड, वो ऊपर वाला ये बना, ठीक है। और प्लस में क्या बन जाएगा, प्लस में जो बनेगा वो बनेगा बेंजोइक एसिड C6H5COOH बेंजोइक एसिड बन गया, बेंजोइक एसिड बना है क्योंकि इसमें इजाफी जो ऑक्सीजन थी वो ऐड हो गई बेटा। बाकी बनेगा बेंजोइक एसिड C6H5COOH बेंजोइक एसिड बनेगा और बन जाएगा प्रोपीन इपॉक्साइड। ये थोड़ा रिएक्शन चेंज था इसके अंदर, और जो पंजाब की बुक में है वहां पे यूज करता है वो सिल्वर ऑक्साइड इपॉक्साइड बनाने के लिए, और यहाँ पे ये यूज कर रहा है पर बेंजोइक एसिड या पर एसिडिक एसिड, पर बेंजोइक एसिड और पर एसिडिक एसिड ये यूज कर रहा है। तो ये थोड़ा डिफरेंस था इसलिए मैं आपको बता दिया, ठीक है, ये चेंज है। कहते हैं पर एसिड्स जो हैं जिसमें पर जो है वो ऑक्सी एसिडिक एसिड या पर बेंजोइक एसिड, ठीक है, ये रिएक्ट करते हैं अल्कीन के साथ और बनाते हैं इपॉक्साइड्स, ठीक है। तो यही रिएक्शन था जो चेंज था, बाकी सारे सेम है। तो ये पूरा अल्कीन कंप्लीट हो गया इसके में, और ठीक है अब स्टार्ट कर। इसके बाद थोड़ा कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उनमें लोकलाइज बॉन्ड्स, डीलोकलाइज बॉन्ड्स, स्टीरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन और कॉन्जुगेटेड सिस्टम। ये फेडरल की बेटा बुक में कुछ टर्म्स हैं, फेडरल की बुक में कुछ टर्म्स हैं, लोकलाइज्ड बॉन्ड, डीलोकलाइज्ड बॉन्ड्स, स्टीरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे इफेक्ट। उसके बाद हम अल्काइन स्टार्ट करेंगे और आपका जो टेस्ट होगा उसके अंदर अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों शामिल होंगे। और ये आपको सिंध के सिलेबस से भी पढ़ना है, फेडरल के बुक से भी पढ़ना है और पंजाब की बुक से, क्योंकि सिंध के सिलेबस की इसलिए मैं बात कर रहा हूं कि ये सारी चीजें कवर हो रही हैं। सिंध की बुक में जितने भी रिएक्शंस हैं बेटा, इन दोनों के अंदर की चीजें सारी कवर हो रही हैं। थोड़ा टेम्परेचर का फर्क हो सकता है, बाकी तकरीबन रिएक्शन तो वही सेम ही है, रिएजेंट भी तकरीबन सेम ही है, कुछ थोड़े डिफरेंट है, तो वो ज़ाहिर आपको सारा पढ़ना पड़ेगा ये। तो कल हम ये इफेक्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आगे कल पढ़ेंगे।